देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। धामी मंत्रिमंडल की बैठक तय की गई है। 10 फरवरी को धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सचिवालय में शाम 4 बजे धामी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक होगी। 10 फरवरी को धामी मंत्रिमंडल की ये बैठक होगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक की तारीख तय हो गई है। 10 फरवरी को कैबिनेट की ये बैठक होगी। सचिवालय में शाम 4 बजे कैबिनेट की ये अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। धामी कैबिनेट के सभी जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आगामी जो चुनाव है लोकसभा के, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में, कैबिनेट की इस बैठक में। वहीं जोशीमठ को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है धामी कैबिनेट की इस बैठक में। 10 फरवरी को धामी कैबिनेट की ये बैठक होगी। सचिवालय में शाम 4 बजे धामी मंत्रिमंडल की ये बैठक होगी। अभय कैंत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, धामी मंत्रिमंडल की बैठक की तारीख तय हो गई है। 10 फरवरी को ये बैठक होगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। क्या कुछ इस बैठक में खास रहेगा? में जो धामी सरकार की जो कैबिनेट बैठक होगी उसकी तिथि तय हो चुकी है। 10 फरवरी को शाम 4 बजे से सचिवालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो धामी सरकार इस समय जो चाहती है, खासतौर पर चाहे वो नकल विरोधी कानून का हो, बजट को किस प्रकार से आगे काम किया जाना है, राज्य में कैसे विकास की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, उस पर केंद्र सरकार का जो बजट है उसको लेकर कैसे बातचीत हो सकती है, उन सब चीज़ों पर मंथन यहाँ पर होगा। इसके अलावा जोशीमठ आपदा पर जो केंद्र से जो राहत पैकेज की जो मांग करनी है, उस सब विषयों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। और उसमें सबसे बड़ा निर्णय जो राज्य आंदोलनकारियों का जो 10% क्षतिज आरक्षण का जो विषय है, उस पर भी कैबिनेट की तरफ से निर्णय लिया जा सकता है। क्योंकि कैबिनेट से पास होने के बाद ये कह सकते हैं कि सरकार इसे आगामी बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखेगी। अध्यादेश लाने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा ताकि जो आरक्षण का जो विषय है, जो आरक्षण का मामला है, उस पर आंदोलनकारियों को आरक्षण मिल सके। और राज्य सरकार जो चाहती है, राज्य आंदोलनकारियों के हित में जो फैसला लेना चाहते हैं, वो उसका हक सुरक्षित यहाँ पर रह सके, उसके लिए कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। जी बिल्कुल अभय, राज्य आंदोलनकारियों का तो मुद्दा है ही आरक्षण वाला। इसके अलावा जोशीमठ को लेकर भी क्या कोई फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि मुआवजे पर अभी भी कोई बात नहीं बनी है। मुआवजे को लेकर कोई कैबिनेट की बैठक में निर्णय आ सकता है? बिल्कुल, जोशीमठ आपदा को 1 महीने का समय पूरा हो चुका है और इस 1 महीने के समय में कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से जो राहत बचाव के काम किए गए, जो पुनर्वास वहां पर होना है, जो विस्थापन वहां पर प्रभावित लोगों का होना है, उस पर किस प्रकार से आगे काम किया जा सकता है, उसको लेकर कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा। जोशीमठ आपदा पर जो केंद्र सरकार से राहत पैकेज की जो मांग करनी है, उस पर जो अधिकारियों का जो आंकलन अभी तक का रहा है नुकसान का, उस पर भी कैबिनेट की इस बैठक में मंथन यहाँ पर होगा और एक प्रस्ताव पास करने का काम किया जाएगा ताकि उस आधार पर केंद्र सरकार से मांग की जा सके कि जो उत्तराखंड राज्य को नुकसान हुआ इस आपदा से, जो जोशीमठ के जो प्रभावित जो लोग हैं, उनको वापस पुनर्स्थापित करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए किस प्रकार से राज्य सरकार को जरूरत है, उस पर केंद्र सरकार को मदद करने की आवश्यकता है। उन सब विषयों पर कैबिनेट की बैठक में मंथन यहाँ पर होगा। इसके अलावा कोशिश ये की जाएगी कि इस कैबिनेट बैठक से पहले जो वैज्ञानिकों की जो टीमें वहाँ पर सर्वे का काम कर रही है, उनकी अंतिम रिपोर्ट वहाँ पर प्राप्त हो सके और उसके आधार पर सरकार अपना जो आगे की जो रणनीति है, जो काम वहाँ पर जोशीमठ में किया जाना है, उस पर विचार विमर्श वहां पर करेगी। तो कह सकते हैं कि जोशीमठ का विषय भी बड़ा विषय है, जो कैबिनेट की बैठक में उस पर भी निर्णय यहां पर लिया जा सकता है। और खास तौर पर जो आपदा जो प्रभावित मंत्री हैं, जो चमोली जनपद के जो प्रभारी मंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ इस अभी तक का जो होमवर्क वहां पर किया गया इस आपदा को लेकर, उस विषय पर भी वहां पर देखना होगा कि उनकी तरफ से कैबिनेट बैठक में क्या कुछ रखा जाता है। जी अभी बने रहिए हमारे साथ, हम एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे देते हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को एक बड़ी राहत दी गई है। प्रभावितों से 1 साल तक के लिए ऋण वसूली नहीं होगी। सहकारी बैंक आपदा प्रभावित लोगों से
ऋण नहीं वसूलेगा। शासन ने 1 साल के लिए ऋण वसूली पर रोक लगा दी है। अपर सचिव सहकारिता ने यह आदेश जारी किए हैं। तो जोशीमठ आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनको एक राहत देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, प्रशासन की तरफ से की गई है। प्रभावितों से अब 1 साल के लिए कोई भी ऋण नहीं वसूला जाएगा सहकारी बैंक की तरफ से। सहकारी बैंक अगले 1 साल तक कोई भी ऋण जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों से नहीं वसूलेगा। तो जोशीमठ आपदा प्रभावितों को बड़ी राहत देने का काम किया गया है। प्रभावितों से 1 साल तक के लिए ऋण वसूली नहीं होगी। सहकारी बैंक 1 साल तक ऋण नहीं वसूलेगा। शासन ने 1 साल के लिए ऋण वसूली पर रोक लगाई है, यानी कि किसी तरह का कोई भी कर्जा नहीं वसूला जाएगा। जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों के सहकारी बैंक की तरफ से एक बड़ी राहत देने की कोशिश शासन की तरफ से की गई है। जोशीमठ आपदा प्रभावितों के लिए अपर सचिव सहकारिता ने यह आदेश जारी किया गया है कि सहकारी बैंक कोई भी जो ऋण है वो 1 साल तक के लिए जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों से नहीं वसूलेगा। एक बड़ी राहत देने का काम यहां पर किया गया है जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों के लिए। तो देहरादून से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। जोशीमठ आपदा प्रभावितों को एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। अब सहकारी बैंक अगले 1 साल तक के लिए कोई भी ऋण नहीं वसूलेगा जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों के लिए। आपको बता दें, जोशीमठ आपदा से जो लोग प्रभावित हैं फिलहाल उनको मुआवजा नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। हालांकि उनके विस्थापन का खर्च जरूर सरकार की तरफ से उनको दिया जा रहा है। हर महीने 5,000 रुपये प्रतिमाह उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है और मुआवजे को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बनी है। अभय कैंत्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, जोशीमठ आपदा प्रभावितों को एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है। प्रभावितों से अब 1 साल के लिए सहकारी बैंक कोई भी ऋण नहीं वसूलेगा, तो एक बड़ी राहत उनको मिल सकती है इसके तहत। जी बिल्कुल, धामी सरकार जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनके साथ हर मोर्चे पर खड़ी हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार हर वो काम करने का यहाँ पर काम कर रही है जिससे प्रभावितों को राहत मिल सके। उसके लिए जो निर्णय शासन स्तर पर लिए जा सकते हैं उन निर्णयों को लेने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। पूर्व में सरकार ने सीधे तौर पर जो प्रभावित जो परिवार थे उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम किया था। उसके बाद उनके जो बिजली पानी के जो बिल थे उस पर 6 महीने के लिए सरकार की तरफ से रोक वहां पर लगा दी गई थी। किसी प्रकार से प्रभावितों से कोई बिल नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा उनको जो मासिक किराया वहां पर दिया जाना है उसके लिए सरकार ने बजट का प्रावधान किया। हर प्रभावित परिवार को 4,000 रुपये 6 महीने तक प्रतिमाह देने का काम वहां पर किया जाएगा। और अब एक बड़ी खबर ये कही जा सकती है, जो बड़ी राहत जोशीमठ के आपदा प्रभावितों के लिए कही जा सकती है वो यही है कि जो भी व्यक्ति वहां पर है जिसने सहकारी बैंक से ऋण लिया है उस व्यक्ति से 1 साल तक किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया जाएगा। यानी जो उसको किस्तें देनी थी, जो उसको ऋण चुकाना था, वो 1 साल तक के लिए उसको उस पर राहत दी गई है क्योंकि उसका कामकाज वहां पर प्रभावित हुआ है। उसकी जो जीवन शैली थी वो वहां पर इस आपदा के चलते प्रभावित हुई है। तो ऐसे में उसकी परेशानियां और न बढ़ सके उसके लिए कोशिश यही है कि उसका जो दुख दर्द है उसको बांटने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और बाकायदा ये कह सकते हैं कि इस राहत को देने के साथ ही जो अपर सचिव सहकारिता है उनकी तरफ से इसके आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिए गए कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों से किसी भी प्रकार से अगले 1 साल तक कोई भी ऋण नहीं लिया जाएगा, कोई ऋण वसूल नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर कही जा सकती है जो धामी सरकार ने जोशीमठ प्रभावितों के लिए यहाँ पर दी है। जी बिल्कुल, एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से जोशीमठ आपदा प्रभावित लोगों को। अभय, क्या ये रिपोर्ट सामने आ पाई है? एक तो भू वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट फाइनल आना अभी बाकी है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने परिवार इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, इसका कोई डेटा मिल पाया है अभी तक सरकार को?
ये कहा जा सकता है कि जो जोशीमठ का जो भौगोलिक परिदृश्य है, जो अभी तक की जो आंकड़े शासन स्तर पर जो प्राप्त हो चुके हैं, उसमें कह सकते हैं कि वहां पर जोशीमठ में अभी भी जो पूरा जो क्षेत्र है उसमें 30% क्षेत्र ऐसा है जोशीमठ का जो पूरी तरीके से प्रभावित है, जो रहने की स्थिति में नहीं कहा जा सकता है, जो वहां पर खतरनाक स्थिति में है। लेकिन 70% क्षेत्र ऐसा है जो अभी भी ये कह सकते हैं कि रहने योग्य है, या फिर वहां पर जो दिनचर्या है, लोगों की कामकाज का जो तरीका है, जीवनशैली का, वो वहां पर सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। 200 से ज्यादा, 250 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, सिर्फ इस वजह से कि जो उनके जो भवनों में जो दरारें थी उसके चलते उन्हें किसी प्रकार की और बड़ी कोई हानि ना, उनके साथ हो, कोई बड़ी दुर्घटना वहां पर न कर सके। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि फिलहाल वैज्ञानिकों की जो सर्वे टीम है वो तो अपनी जांच रिपोर्ट बनाने में जुटी हुई है, उसकी अंतिम रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई है, लेकिन सरकार हर प्रभावित के साथ खड़ी नजर आ रही है, हर प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट करने का काम कर रही है। ऐसे में अब उनके लिए अस्थायी आवास बनाने की तैयारी जो सरकार के स्तर पर, वो युद्ध स्तर पर वहां पर की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द उन्हें अस्थायी आवासों में शिफ्ट किया जा सके और वो अपना जीवन पुनः वापस उस रूप में शुरू कर सके जो उनकी दिनचर्या थी, जो उनकी जीवन शैली थी। जी जी, अब तक कितने परिवारों को शिफ्ट किया जा सका है जो आपदा प्रभावित क्षेत्र में रह रहे थे? जी 270 ऐसे परिवार वहां पर हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर जिला प्रशासन की तरफ से राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में अगर ये आंकड़ा नहीं बढ़ता तो फिर इन्हीं परिवारों को वो राहत सुविधा वहां पर देने का काम किया जाएगा, उनके लिए अस्थायी आवास वहां पर बनाए जाएंगे। सरकार की जी तरफ से लगातार प्रयास यही है कि जोशीमठ का जो भी आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनको पूरी संभव हर मदद वहां पर की जा सके, ताकि उनके जो दुख दर्द हैं वो वहां पर कम हो सके। उसके लिए जो आदेश सरकार के शासन स्तर पर लिए जाने थे वो लगातार लिए जा रहे हैं, चाहे मासिक किराया हो या ऋण वसूली से न लिए जाने का आदेश हो, या फिर उससे पूर्व में जो उनके जो विकल्प उनके लिए दिए जा रहे हैं पुनर्विस्थापन के, उस विकल्प पर काम करने के। तो सरकार उनके यानी स्थानीय लोगों के सुझावों के आधार पर ही उनके दुख दर्दों को दूर करने का काम वहां पर कर रही है। जी जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। वहीं जोशीमठ में आपदा के बाद राज्य सरकार की तरफ से कर्णप्रयाग में भी भवनों में आई दरारों को लेकर प्रभावितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने के बाद कर्णप्रयाग के विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि वर्तमान में 39 ऐसे भवन हैं जिनमें दरारें आ चुकी हैं और उसमें भी 22 से 52 भवन ऐसे हैं जो खतरे की जद में आ चुके हैं। ऐसे में उन 22 परिवारों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कर्णप्रयाग में भी भवनों में दरारें आनी शुरू हो गई हैं। सीएम ने राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। जो परिवार प्रभावित हुए हैं 22 परिवारों को शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं कर्णप्रयाग में। तो जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग में भी घरों में दरारें देखने को मिल रही हैं। कर्णप्रयाग में भी कुछ समय से मकानों में दरारें आ रही हैं और पिछली बरसात में जून जुलाई में काफ़ी वहाँ पे नुकसान हुआ। मैं गया था, लगभग आज जो रिपोर्ट है हमारे पास लगभग 39 मकानों के अंदर दरारें हैं और 22 मकान लगभग ऐसी स्थिति में हैं जो ज़्यादा नुकसान जिनको हुआ है। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसी विषय में मिला हूँ और उनसे आग्रह किया है कि कर्णप्रयाग में भी लोगों के क्षतिग्रस्त भवनों का मुआवजा उनको दिया जाए और फिलहाल फौरी तौर पर उनको राहत दी जाए। कहीं पे किसी को 22 मकान ऐसे हैं जिनको शिफ्ट करने की स्थिति में 39 लोगों का कुल नुकसान हुआ है, तो उनमें से कुछ लोग अन्यत्र रहने की लिए उनको नगर पालिका और अन्य स्थानों पर उनको स्थान दिया गया है। देखिए कर्णप्रयाग में भी वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा राज्य में आपदा प्रबंधन और नवीनीकरण के अनुसंधान के लिए एक केंद्रीय संस्थान खोलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए सहमति दे चुके हैं। इस पर केंद्र सरकार से बात की जा चुकी है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा हिमालय राज्य होने के कारण उत्तराखंड राज्य ग्रीन बोनस मिलने की उम्मीद कर रहा था। तो उत्तराखंड में जल्द ही आपदा प्रबंधन के लिए अनुसंधान के लिए संस्थान खुलेगा और गृह मंत्रालय से इस अनुसंधान के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। जल्द ही इसका प्रस्ताव लाया जाएगा और उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा।
देखिए, ये जो आपदा वाली बात है उस पर भारत सरकार पहले से ही, चूंकि माननीय गृह मंत्री जी से मैं जब भी पिछले दिनों मिला था तो उन्होंने हमको कहा है कि जल्दी ही यहाँ पर आपदा के लिए एक अनुसंधान का जो केंद्र है उस केंद्र को यहाँ खोलने के लिए एक तरह से उनकी सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति हमको मिल गई है। निकट भविष्य में उस पर काम होगा। नहीं, देखिए, ये जो आपदा वाली बात है उस पर भारत सरकार पहले से ही, चूंकि माननीय गृह मंत्री जी से मैं जब भी वहीं उत्तराखंड में परिवहन विभाग की संशोधित वाहन नीति को मंजूरी मिल गई है। वित्त विभाग ने संशोधित वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। मंत्रियों, मुख्य सचिव, डीजीपी के लिए अब उत्तराखंड में 25 लाख की कारें खरीदी जा सकेंगी। कैबिनेट बैठक में संशोधित नीति परिवहन विभाग लाएगा। 31 मार्च से पहले 1500 नए वाहन खरीदे जाएंगे। तो मंत्रियों, मुख्य सचिव और डीजीपी के लिए जल्द ही नए वाहन खरीदे जाएंगे। 25 लाख के नए वाहन खरीदे जाएंगे। वित्त विभाग ने संशोधित वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। तो परिवहन विभाग की संशोधित वाहन नीति को वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही उत्तराखंड में मंत्रियों, मुख्य सचिव, डीजीपी के लिए वाहन खरीदे जा सकेंगे। नए 25 लाख की कारें खरीदी जा सकेंगी। कैबिनेट बैठक में संशोधित नीति लाई जाएगी परिवहन विभाग के द्वारा। 31 मार्च से पहले ये नए वाहन खरीदे जाएंगे। मंत्रियों, मुख्य सचिव और डीजीपी के लिए 1500 नए वाहनों की खरीद की जाएगी। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। संशोधित वाहन नीति को मंजूरी मिल गई है परिवहन विभाग की। वहीं एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण मिलेगा। मंत्रिमंडल उप समिति ने आरक्षण के हक में फैसला दिया है। 10 फरवरी को कैबिनेट बैठक में आरक्षण का प्रस्ताव लाया जाएगा। आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का रास्ता अब साफ हो गया है। मंत्रिमंडल की उप समिति ने आंदोलनकारियों के सुझावों को सुना और उसके बाद फैसला लिया है कि राज्य के आंदोलनकारियों को नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी गजरोला मेरठ चेयरमैन और वाइस चांसलर डॉक्टर सुधीर गिरी ने मुलाकात की। साथ ही उन्होंने भूधसाव से प्रभावित हुए जोशीमठ के लोगों की मदद के लिए 25 लाख की धनराशि का चेक मुख्यमंत्री को दिया। तो सीएम धामी से मेरठ यूनिवर्सिटी के चांसलर ने मुलाकात की और जोशीमठ आपदा से प्रभावित हुए लोगों के लिए आर्थिक मदद की है। 25 लाख का चेक उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया है। डीजीपी अशोक कुमार कुमाऊं दौरे पर रहे, जहां वो पूरे एक्शन मोड में नजर आए। डीजीपी अशोक कुमार ने सर्किट हाउस में कुमाऊं मंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही सर्किल के क्राइम रजिस्टर भी चेक किए। इस दौरान लापरवाही बरतने पर डीजीपी ने लालकुआं सीओ के मुंशी को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में जल्द ही केंद्रीय आपदा प्रबंधन अनुसंधान संस्थान खुलेगा। अनुसंधान को केंद्रीय गृह मंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि इस अनुसंधान को गृह मंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही उत्तराखंड में केंद्रीय आपदा प्रबंधन अनुसंधान संस्थान खुलेगा। अनुसंधान को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है सैद्धांतिक। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि इस अनुसंधान को गृह मंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तो जल्द ही उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा।
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व लोकसभा सांसद बलराज पासी ने कहा कि केंद्र के आम बजट में जो प्रावधान किए गए उसका लाभ उत्तराखंड राज्य को मिलेगा, क्योंकि यहां पर अवस्थापना विकास के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। बीजेपी नेता ने कहा, अब पूर्ववर्ती सरकारों की घोषणाओं की तरह लॉलीपॉप नहीं दिया जाता है, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाता है ताकि आम जनमानस को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। इसको ये जो आखिर वो बजट देश का बजट होता है, उस देश के बजट में सारे लोग उसमें सम्मिलित होते हैं और उनमें सबका ही लाभ होता है। अगर माना इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अगर माना उत्तराखंड को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, हम जो ऑल वेदर रोड जो उत्तराखंड को मिली, तो उस समय कोई ऐसा थोड़ी कि कोई ये जनरल बजट में इसको डाला गया, या हमने जो है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की रेल को जो दिया, तो ऐसा नहीं कि हमने उसको जो है कोई जनरल बजट में अलग से डाला। इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। कितने हाईवे ऐसे बन रहे हैं जो उत्तराखंड को सीधे सीधे जोड़ रहे हैं। अभी मुरादाबाद बाईपास बन रहा है और देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर लगातार खबरें जारी हैं।